भी ले रहे हैं। साद रसूल साहब, मैं सवाल आपके लिए छोड़े गया था कि अब आपको कहाँ पे जाता हुआ नजर आ रहा है मंजरनामा? नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है गालबन पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर 71 प्लस 52 प्लस जो भी आएंगी सीटें एक हुकूमत बना ली जाए, ख्वाह प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो फिर। लेकिन दूसरी तरफ ये पर्सपेक्टिव भी है कि शायद पीपल्स पार्टी और पीटीआई जो है ये काम कर दिखाए। ये पॉसिबल है? इमरान खान मान जाएंगे पीपल्स पार्टी के साथ? देखिए, अभी तक की नेचुरली जैसे कि आप जानते हैं कि इनसाइड इंफॉर्मेशन तो अजहर सदीक साहब शायद बेहतर बता सकते हों, लेकिन आपकी असेसमेंट साहब का वोटर है जिसने 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 कम से कम कल के दिन निकल के वोट ले यार, ले कुछ नहीं होता, ले वो अगर आप उसको एक नज़र देख लें, वो जो भी उसकी जो भी ख़राब तरबियत हुई हो, वो सोशल मीडिया से भटक गया हो, वो वैसे को बंदा ठीक हो, जो भी उसकी वजह है, लेकिन ये वोट कास्ट हुआ ना सिर्फ एक पार्टी के हक में, लेकिन मेरे ख्याल में उस पार्टी या उस कैंडिडेट या उनके सपोर्टेड कैंडिडेट्स के हक में वोट शायद कम कास्ट हुआ, लेकिन एक ऐसी मौरूसियत के खिलाफ वोट कास्ट हुआ जिसने 1985 से पाकिस्तान की जो जड़ों के अंदर बैठी हुई है। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई, मेरा इसके अंदर ख्याल ये है कि पाकिस्तान की आवाम ने इस पूरे सिस्टम के अंदर, इस पूरे कल के इलेक्शन के अंदर शायद इमरान खान के हक में वोट कम दिया, शायद इलेक्शन कमीशन के कंसिडरेशंस पे या रियासत या अदालत या किसी और की कंसिडरेशंस के ऊपर वोट कम दिया। पाकिस्तान की आवाम ने कल अपना फैसला 1985 के उस पॉलिटिकल प्रोजेक्ट के खिलाफ दिया जिसके अंदर ना सिर्फ के नवाज शरीफ साहब क्रिएट हुए थे, बल्कि उसी के अंदर साहब बिल्कुल ठीक है। मैं आगे जाना चाह रहा हूँ आपके साथ ही। मुझे ये बताएं, वो हो गया जो आप फरमा रहे हो, प्रोजेक्ट था, अच्छा था, बुरा था। अब मुझे बताएं ना कि उसी प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ दूसरा प्रोजेक्ट था पीपल्स पार्टी, तो आपको लगता है ये पॉसिबिलिटीज में है, या आपको क्या लगता है कि हुकूमत साजी कैसे होगी? चले पुट इट दिस वे, अगर पीपल्स पार्टी और पीटीआई नहीं तो फिर देन व्हाट? देखिए, मेरा आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड अगर इंडिपेंडेंट सारे मिलके पीटीआई के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ एक गवर्नमेंट बना लें। मेरा ख्याल है कि इस वक्त उनको ये लगता है कि उन्होंने मैदान में कुछ जीता है, और मुझसे बेहतर आपके पास रसूल बख्श रईस साहब भी हैं, वो आपको बताएंगे कि तारीख का ये लेसन है कि जो चीज़ मैदान में जीती जाए वो अलायंसेस के अंदर अपनी आइडियोलॉजी हारने को मेरा नहीं ख्याल तरजीह देंगे, एक आइडियोलॉजी को नहीं। लेकिन उन्होंने जीता एज पार्टी नहीं जीता ना, उन्होंने जीता विदाउट लीडर है, उनके पास क़यादत का फुकदान है, उनका लीडर अंदर है, उनकी फर्स्ट टायर सेकंड टायर लीडरशिप नहीं। ये भी देखे ना आप, ये सिर्फ इतनी सिंपल सी बात नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसको इमरान खान लीड कर रहा था वो जीत गए, ये तो नहीं ना है ना सर। एक शराकती नहीं एक पार्टी की। जुमला मैं कह सकूं? जी बताएं, दो जुमले बोले आप। जी, मैं एक जुमला कह सकूं आपकी इजाजत से सर, कि आपने देख लिया अभी ख्वाह परवेज खटक साहब हों या राजा रियाज साहब हों या नूर आलम खान साहब हों, लोगों ने देख लिया ये लोग अपनी अपनी कंस्टिट्यूंसी के लोग हैं। नूर आलम तो जीते हैं, नूर आलम तो लाख से ऊपर वोट लेके जीते हैं। आपने देख लिया कि उनके साथ हल्कों में क्या हुआ। नूर आलम खान साहब, अच्छा आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई वालों को इसलिए लॉयल्टी चेंज नहीं करेंगे? ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। ये बिल्कुल आपका ये पर्सपेक्टिव मुझे समझ आ गया, ये रसूल बख्श साहब बताएंगे। लेकिन मैं जरा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के भी ऑफिशियल नेशनल असेंबली के रिजल्ट्स पढ़ दूं। इससे पहले तो हम अपने तो पढ़ ही रहे थे, जिसमें 101 आज़ाद, 71 PMLN। यहाँ पे उन्होंने अभी तक जो रिजल्ट्स दिए हैं गैर हतमी या गैर सरकारी, इंडिपेंडेंट 97 है कौमी असेंबली के अंदर, PMLN 66 है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 51 है, MQM 14 है, और ये जो है सरकार ECP के रिजल्ट्स हैं। और इसमें पंजाब असेंबली के अंदर इंडिपेंडेंट 126 है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो 131 है। तीसरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन है, पंजाब में तीसरी बड़ी फोर्स, जिसकी महज 10 सीटें हैं। इसी तरह सिंध असेंबली के अंदर तो खैर वन साइड काम हुआ है, और 83 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट कंफर्टेबल बना लेंगे, इस पर क्या बात करनी। KP के अंदर वन साइड हुआ है, इंडिपेंडेंट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो 90 के करीब है, बाकी को 7, 5, 3, 1 पे खड़ा हुआ है। JUIF की बड़ी बुरी पोजीशन है, 7 पे खड़ी हुई है। रसूल रईस साहब बड़ा खुश है आप रिजल्ट सुन के, लेकिन मेरा सवाल भी सुन लें सर। हम इतना खुश तो नहीं है, लेकिन खुश है कि इंतखाबात हो गए। मेरा सवाल सर मेरा आपसे ये है, ये बड़ी बात जिन्होंने कराए हैं उनको उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए सर। लेकिन आगे के जो मरहले हैं, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो एक
एक तसलसल और एक पॉलिटिकली नेचुरल चीज़ जो मुझे लग रही है वो पीडीएम ही होगा। वो पीडीएम होगी? पीडीएम। अच्छा, पीपल्स पार्टी और आज़ाद नहीं होंगे? पीपल्स, देखिए इस वक्त मौका है पीपल्स पार्टी के लिए कि क्योंकि सही मानों में एक जो जमहूरी और जो अवामी पार्टी है जिसके रूट्स अवाम में है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। बेशक पंजाब से ना जीत सकी हो, बेशक वो केपी में उसकी इतना परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, लेकिन मुल्क का कोई हिस्सा नहीं है जहाँ पे उसकी नज़रियाती और तारीख़ी और सियासी बेस मौजूद ना हो। पार्टी है साहब, पीटीआई का वोटर को तो इमरान खान साहब ने बहुत मुतरफिर किया हुआ है पीपल्स पार्टी का करप्ट चेहरा दिखा के, तो वो किस तरह डाइजेस्ट होगा? मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी को ये मौका है शायद कि वो ऐसी गेम खेले, और वो गेम ये हो सकती है कि किसी तरीके से पीटीआई के साथ इत्तेहाद हो, और पीटीआई के लिए भी एक तारीखी मौका है, क्योंकि अगर ये ऐसा लग रहा है कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून हुकूमत बना लेगी और फिर जो इंडिपेंडेंट्स है यहाँ पे उनके ऊपर प्रेशर होगा कि वो उसको ज्वाइन कर लें, तो वो उसके लिए ज़रूरी होगा कि उसके पास एक पॉलिटिकल एलाई होना चाहिए, जो उसके लिए या तो मुस्लिम लीग नून हो सकती है। पीटीआई के लोग टूटेंगे, ख्वाह पीपल्स पार्टी उनको तोड़े या पीएमएलएन तोड़े। सर डार साहब तो बरबला कह रहे हैं कि हमने आज़ाद को साथ मिलाना है। देखिए इसमें बिल्कुल टूटेंगे, लेकिन कितना टूटते हैं ये अलग बात है, क्योंकि इस वक्त जो पब्लिक सेंटिमेंट है और जिस किस्म के लोग लाए गए हैं ये वो इलेक्टेबल नहीं है, जो हमेशा मौसम को, सियासी मौसम को देख के अपने दरख्त तब्दील करते हैं। बड़ा आपने क्लियरली बता दी ये बात। वो नहीं, वो एक नई किस्म की क़यादत है। ठीक है। और देखेंगे कि ये कहना कि बिल्कुल लीडरलेस है, ऐसा नहीं है। वो जेल के अंदर बैठे हुए हैं उनके लीडर, लेकिन जो बाहर के लोग हैं वो भी बड़ी सही तरीके से, जो जिस तरीके से चलाना है पार्टी को उस तरीके से चला रहे हैं, कोहेरेंस रखेंगे। लेकिन यह है कि ये भी मुमकिन है। एक सिनारियो तो यह है कि पीडीएम 2 या पीडीएम प्लस, दूसरा सिनारियो ये है अगर ये होता है तो फिर पीटीआई मरकज़ में भी और पंजाब में भी वो एक बहुत मजबूत अपोजिशन होगी। ये वही सूरत हाल होगी जो अदम एतमाद के बाद अगर तहरीक इंसाफ असम्बलियों के अंदर रहती तो वो किरदार अदा कर सकती। पॉइंट आ गया सर। और देखें, जो ही कोई मसला पैदा होगा फिर तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में होगी कि तहरीक अदम एतमाद लाके किसी के साथ लेके कि जो उस वक्त की हुकूमत है उसको हटा सके। बिल्कुल ठीक सर। अपने तौर पे हुकूमत उसके लिए बनाना। पॉइंट आ गया सर, बिल्कुल ठीक। रशीद साहब जो बात फरमाई सर ने उसको बढ़ाते हुए, केपी के अंदर 90 सीट्स हैं इंडिपेंडेंट्स की, वहाँ पे आपको लगता है आउट ऑफ नोवेयर उनकी हुकूमत बन जाएगी? जी बिल्कुल, लेकिन वहाँ पे एक मसला है सर। और लोग टूटेंगे नहीं उनके? बहुत कम। अच्छा। क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रेशर को बर्दाश्त किया है और हर किस्म के जबर और इस्तेदाद का सामना करते हुए यहाँ तक वो पहुँचे हैं। केपी में आप पीटीआई की हुकूमत देख रहे हैं इंडिपेंडेंस की? मैं देख रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे क़यादत का एक बहरान है कि किसको सीएम बनाया जाएगा। एक ही अली अमीन गंडापुर जो प्रोमिनेंट लोगों में वो सूबाई नशिस्त जीते हैं, लेकिन वो ताहाल रुपोश है। वो कौमी असम्बली की सीट, अली मोहम्मद खान को ले आए सूबाई असम्बली की सीट पे? नहीं, उन्होंने बेस्ट क्या हो सकता है? वो तो सूबाई दोबारा ज़िमनी में हो सकता है। वो तो बात की बात है। एक मसला ये कि वहाँ पे वज़ीर आला किसको ये नॉमिनेट करेंगे। आतिफ जीत गया। आतिफ कौमी असम्बली से जीता है, नीचे नहीं थे वो। नीचे नहीं थे। देखिए मैं यहाँ बात करूँगा कि कोई भी मेंबर कानूनी, अखलाकी, सियासी और आईनी लिहाज से जो किसी भी असम्बली का रुकन बना है वो वज़ीर आला का अहल होता है, जिसको लगाते हैं ये सियासी फैसला। वो अकेला भी खड़ा हो, सारी पार्टियां वोट दे सकती है उसको। वो तो ठीक है, लेकिन वो कायम रहेंगी? मैं तो ये पूछ रहा हूँ केपी कायम रहेंगे, क्योंकि उन्होंने परवेज खटक का अंजाम देख लिया वहाँ पे महमूद खान का अंजाम उन्होंने देख लिया। बड़ा बुरा हुआ है पीटीआई पूरा खानदान वो हार चुका है, परवेज खटक, और हारे भी। और उनकी सियासत खत्म हो गई आपके ख्याल में? खटक मेरे ख्याल में फिल वक्त तो उनको रिकवरी करने में बहुत ज्यादा मेहनत। और जेजेएफ के लिए कितना धचका है? ये भी बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान का पूरा खानदान अपनी आबाई सीट भी हार गए। वो अपनी आबाई सीट हार चुके हैं। उनका बेटा लकी मरवत से छोटा बेटा हार चुका है। अभी तक टांग का रिजल्ट एक जीते, एक आबाई सीट हारे। असद महमूद पशीन से कामयाब हुए, वो पशीन से हुए ना अपने इलाके से। दो बातें हैं जो ना सिर्फ केपी में पीटीआई के जो कैंडिडेट्स है जो जीत चुके हैं उनके लिए जो चैलेंज है, जो रिजर्व खवातीन की सीट्स है और अक़लियत
की सीट्स है, क्योंकि पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में भी पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है, वहाँ पे रजिस्टर्ड तो है लेकिन इलेक्शन कमिशन का जो ये सवाल मैं पूछूंगा अदर साहब से भी 1 मिनट में, ये बड़ा टेक्निकल सवाल है। असेंबली में भी जो 40 बिल्कुल इसमें आते हैं, लेकिन इससे पहले न्यायी साहब, हमने देखा कि PMLN पे बड़ी ज्यादतियां हुई थी 2018 के बाद उनकी, लेकिन उनकी पंजाब असेंबली का भी एक मेंबर नहीं टूटा, ये तो हमें पता। उनका MNA का एक मेंबर नहीं टूटा। इमरान खान का जो साहब का जो दौर था एज प्राइम मिनिस्टर, PMLN ने नहीं टूटी, चाहे उनका लीडर जलावतनी में चला गया, पार्टी तिधर बिधर होगी। क्या PTI के मुतालिक भी हम ये कह सकते हैं कि अगर वो अपोजिशन में चली जाए पंजाब में या नेशनल में, तो वो एज अपोजिशन इतने नंबरों के साथ खड़ी रहेगी या टूटेगी? PTI इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। देखिए जी, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया, बाकी दोस्त फरमा रहे हैं, ये इस इलेक्शन के अंदर 2-3 चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा असर्टिवली आई हैं। हर इलेक्शन के अंदर उसके अंदर थोड़ा बहुत हो रहा था, इसके अंदर नॉर्मली जो वोट्स मिले हैं, आपने देखा है कि प्राइवेट जो इंडिपेंडेंट हैं सर, इंडिपेंडेंट ऑफ तहरीक इंसाफ इंडिपेंडेंट्स, वो बहुत कम आए हैं। ज़्यादातर अमूमन PTI हर के इलेक्शन के अंदर कमो पेश 15, 20, 22 इंडिपेंडेंट्स आते थे। इस दफा शायद 8-10 आए हैं। जरा चेक कर लें नेशनल असेंबली में PTI के कितने, दूसरे आजाद कितने, और KP में और पंजाब में पता कर लें जरा जी, मैं पता करके बताता हूँ आपको। तो वो एक तो ये बात है कि जी कम आए हैं, और इसका मतलब है कि लोगों ने जो, और दूसरी बात ये है कि जिन लोगों ने वोट्स दिए हैं ना, उनका एक प्रेशर होता है। ये प्रेशर जो था नवाज शरीफ साहब के वक्त में भी काम आया कि बहुत सारे लोग जो हैं वोटर्स के प्रेशर के ऊपर अपनी उन्हें हमदर्दियाँ नहीं तब्दील की, और अब वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आएगा कि वो अपनी हमदर्दियाँ तब्दील नहीं करेंगे। दूसरा ये कि ये मामला जो भी होंगे वो मामला ये कि इस वक्त इमरान खान साहब जो है, उनकी अपनी सियासी हिकमत अमली क्या बनती है। आया वो अपनी सियासी हिकमत अमली जो है वो कोई ऐसा बनाते हैं कि जिसके अंदर उन्हें कोई कोलिशन के साथ आगे चलना है, या इसके साथ उन्होंने आज़ाद बैठना है या नहीं बैठना। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, और ये आपने जो मुझे बताया, ये पंजाब का फिगर बताया जी सर, कंटिन्यू करें। एक बात बताते कि ये जो है बहुत सारी चीज़ें जो है ना, उसके नुकसानात होंगे। मसलन सेनेट की सीट के ऊपर नुकसानात होंगे, सेनेट के अंदर ये सारे के सारे जो हैं ये इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा प्रेशर नहीं होगा, ओपन वोटिंग नहीं है। इनके जो सीट्स हैं, जो स्पेशल जो औरतों की सीट्स हैं, वो नहीं मिल रही किसी तौर पे, तो वो एक इनको डिसएडवांटेज रहेगा। मेरा अपना ख्याल है कि इमरान खान साहब जो हैं वो गौहर अली को जब बनाया था, जिसका कोई तरीके से कोई बैकग्राउंड नहीं था और ना किसी ने सुन रखा था, और ये सारे जो न्यू एंट्रेंट्स हैं, इनकी मैं कोई किसी के खुलूस इखलास के ऊपर नहीं शुबा कर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल ये कोई तरीके इंसाफ की नुमाइंदगी नहीं करते ये फेसेस। लेकिन सर ये इलेक्ट तो हो गए ना, फिर भी किसी ने मुझे कहा जी कि वकील चाहिए था, मैं कहा वकील चाहिए था तो गिरफ्तार ना हो, आपके पास हामिद खान मौजूद था, यही था, नहीं बताया यही गया ना। लेकिन अब तो आप ये कह नहीं सकते ना कि अब तो वो इलेक्ट हो गए, अब तो अवाम ने इन्हीं फेसेस को, जिनको जानता कोई नहीं था, इलेक्ट कर दिया, सर्टिफिकेट दे दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि जी ये बात इमरान खान साहब ने उनको बनाया है, तो उसके सामने उनकी कुछ स्ट्रेटेजी होगी, हिकमत अमली होगी। मैं बार उनका दिमाग, आप ये कह रहे हैं कि मैं उनका दिमाग बखूबी पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं उसको वो इम्पोर्टेंट नहीं है वो क्या सोच रहे हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि उन्होंने एक स्ट्रेटेजी के तहत गौहर अली खान को बनाया है, और उसके जो आगे उसकी जो वजूहत हैं सामने आएंगी, तो मेरा ख्याल है कि मैं कुछ लिख भी चुका हूँ और मुझे पता भी चल जाएगा मैं सही मेरा अंदाजा या गलत अंदाजा। ये टेक्निकल बात है, जरा इसके बाद आपको बता रहा हूँ। अदर साहब मुझे एक बात बताइएगा कि ये बात तो सही है ना कि अब 2 हफ्ते का टाइम है आपके इंडिपेंडेंट्स के पास, और 2 हफ्ते में आई थिंक आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी नहीं करवा सकते कि करवा के आप कहें जी पार्टी हमारी रिस्टोर होगी इलेक्शन कमीशन में, और अब ये पार्टी जो है इसके इंडिपेंडेंट इसको ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये आपकी जो 90 के करीब वुमेन सीट्स हैं और 10 के करीब माइनॉरिटी की सीट्स हैं, उनसे तो आप डिप्राइव्ड हो गए ना। अच्छा, क्या स्ट्रेटजी है? टाइम दीजिएगा जी, लीगल स्ट्रेटजी बताइएगा, जज्बात साइड में रखें। लीगल स्ट्रेटजी आपके सामने रखता हूँ। देखिए, पहली तो बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने लोग हैं ना, ये सारे के सारे कैंडिडेट थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बाकायदा जब नॉमिनेशन पेपर दाखिल कराए थे, इन्होंने बाकायदा डिक्लेरेशन दिया था PTI के कैंडिडेट के तौर पर। मैंने खुद फाइल किया ना, मुझे तो इसलिए पता है इस बात का। दूसरी बात है, आपको याद होगा कि जब वो पाकिस्तान तहरीक
एक सेकंड इसमें पूछ रहा हूँ आपसे, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने यही प्ली ली थी इलेक्शन कमीशन में आगे, तो वो नहीं मानी थी ना? नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ उसका। मैं उसका बता ही देना, अभी आपने बात की तो मैंने बात कर दी। मैं आपके सामने बेस बना दूं ताकि आप नाज़रीन को समझ आ सके बात। जी मुझे आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन ने जब ये 16 तारीख आई तो उन्होंने कहा कि जनाब कोई दूसरी पार्टी में जा सकते, आप दूसरी पार्टी में आए, वो आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी मशहूर ज़माना। उन्होंने कहा कि आप दूसरी जगह नहीं जा सकते। इन्होंने बात मान ली कि हमने जो डिक्लेरेशन पहले दिया हुआ था उसकी जगह डिक्लेरेशन बदला नहीं जा सकता, वरना ये कहने की जरूरत नहीं थी इस बात की। अब आए दूसरी बात, दो तरह से स्ट्रेटजी हमने ली। मैंने सेक्शन 215 जो इख्तियार देता है। एक मिनट सर, तो इसका मतलब जो राजा साहब की पिटीशन रद्द की है आई थिंक इलेक्शन कमीशन ने, वो फिर अब आप कह रहे हैं सुपीरियर कोर्ट पे आप चैलेंज करेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये क्लियर करें ना, क्लियर तो मैं कर रहा हूं, आप नहीं कर रहे। नहीं, मैं उससे पहले बता रहा हूं ना, उसके अलावा मल्टीपल स्ट्रेटजी है। सेक्शन 215 जो है, ठीक है, यही जो बल्ले का ना ये और चीज है। ये और चीज, बल्ले का निशान लेने का इख्तियार जब देता है उसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी खत्म कर दी जाए। इलेक्शन कमीशन ये समझी बैठा है कि बल्ले का निशान ले लेंगे हम तो पार्टी खत्म हो जाएगी। सेक्शन 215 चैलेंज किया हुआ है, 15 तारीख को ऑलरेडी नोटिस हुआ है उसके अंदर, और सुप्रीम कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस अली बाकर नजवी, पहले भी आप हार गए थे लाहौर हाई कोर्ट से फैसला, पेशावर एक को हाई कोर्ट से करा के पेशावर कोर्ट को हमने तकरीबन कन्विंस कर लिया है कि इसका मतलब सिर्फ इतना ही है, सिंबल लेना, पार्टी बैन करना सिर्फ दो है, नेशनल इंटीग्रिटी। यानी आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आप 2 हफ्ते की कट ऑफ लाइन जो है उससे पहले आप कोर्ट को कहेंगे कि फैसला करें आप। जी बिल्कुल, यानी ये वाला 15 तारीख ये इंटरेस्टिंग बात है वैसे, अगर ऐसा मैंने तो पहली डेट पे कोशिश की थी ना, लेकिन कोर्ट ने डेट रख ली 15 तारीख वाले दिन इस बात पे फैसला होना है कि सेक्शन 215, और मैं कह रहा हूं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, यानी ये हार्श पनिशमेंट है, राइट टू फेयर ट्रायल, ना इलेक्शन कमीशन ना कोर्ट है। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई है। तो बिल्कुल ये लगी हुई है केस, ये नंबर 1 स्ट्रेटजी है। नंबर दूसरी स्ट्रेटजी जो है, सलमान अकरम राजा लेकर गए कि फॉर्म वो लेके गए, फॉर्म 31 में मुझे पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर इंट्रोड्यूस किया जाए, वो नहीं माना। लाहौर हाई कोर्ट ने मामला भिजवाया इलेक्शन कमीशन ने डिसमिस कर दी, वो मामला हम सुप्रीम कोर्ट में लेके जा रहे हैं सेपरेटली। और वहां ये बात याद रखिएगा, देखिए ये एक बात तय करना होगी। आपको सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद है ही नहीं, तो फिर आप क्यों जा रहे हैं? देखिए मैं बताऊंगा आपको, अगर है या नहीं है, लेकिन हमें और अगर वहां सुनवाई ना हुई इस केस की और उन्होंने कहा नहीं आजाद मेंबर ऑफ पीटीआई के नहीं, फिर क्या करेंगे? देखिए अब ये तो सुप्रीम कोर्ट या तो कानून से हट जाएगी या तो आर्टिकल 17 को निकालना पड़ेगा। देखिए किसी आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 कहता है कि आप सियासी जमात बना सकते हैं। आर्टिकल 17 सियासी जमात बना सकते हैं 2 शर्तों पे नहीं। मैं आपके सामने मुतलका लैंग्वेज पढ़ देता हूं और आपको आसानी आप निकाले, जब तक मैं इनसे बात कर लेता हूं। 1 मिनट का काम है, ज्यादा लंबा तो काम ही नहीं है। 1 मिनट बहुत 60 सेकंड होते हैं। नेशनल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान, ये 2 वजह हैं कि अगर आप जिसकी बुनियाद पर पार्टी को बैन कर सकते हैं। वफाकी हुकूमत पहले पार्टी को बैन करती है, डिक्लेयर करती है कि आप नेशनल इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ बात करें, फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करती है। तो पार्टी का बैन करने का है ना, जो पार्टी के सिंबल पे खड़ा ही नहीं हुआ, नहीं तो यही तो सवाल है, उसको किस तरह मिल जाएगा? देखिए ना, पार्टी को सिंबल ले जाने का मतलब है सिंबल ले लें आप, तो सिंबल के बगैर आपने इलेक्शन लड़ लिए, लेकिन आपने अब आप कह रहे आजाद बंदा पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है, जिसका ज्वाइन करने का इशू नहीं है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट है। आपने उनको ये भी आपको साबित करना पड़ेगा। साबित करने की बात ही कोई नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला जाना है और बड़ी वाज़ेह बात है। एक काम सर, आप तो वकील है, आपने तो यही कह रहे हैं ना, मुझे आपने क्लाइंट को बर्बाद मुझे बताएं, आपका ख्याल, आप कह रहा ये चाहते हैं कि पार्टी का सिंबल लेके पार्टी भी खत्म हो जाएगी? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। ये कह रहा बड़ी सीधी सी बात है। वाले साहब, आपको लगता है कि जितनी सिंपलिस्टिक तरीके से कह रहे हैं, इस तरह स्मूथली हो भी जाएगा कोर्ट तक? असल में जो वही बात है कि जो वकील है ना, और बल्कि साथ भी बताएंगे इस बारे में, तो वकील है ही ये कह दे कि ये चीजें डाउटेड हैं, तो उसको केस कौन देगा? हाँ, वही जो मैं कह रहा था। वकील तो वो नहीं, बुखारी साहब ने कहा था ना कि क्लाइंट हारता है, वकील नहीं हारता। देखिए, एंड में अगर साहब ने कहा था ना जी हमने तो बड़ा केस लड़ा। ना मैंने तो सीधी बात कर दी, मैं तो डाउट कर रहा यार, तो साहब तो गुस्सा आपका इमरानी गुस्सा है आपका भी यार, वो तो गुस्सा जरूरी फूक है दे भाई। देखिए बताया डाउटफुल, मैं तो डाउटफुल बात करता ही नहीं हूं। देखें, ये वो एक वकील के पास बंदा गया ना, तो उसने उसको कहा कि मेरे बेटे से कत्ल का केस हो गया, तो उसने कहा उसने कितने पैसे? उसने कहा मैं 50,000 रुपए लूंगा। उसने सोचा ये तो बड़ा माड़ा पुरानी मिसाल होगी यार, एक मिनट मेरी बहने आपकी मेरे लिए नहीं है, जरा सुन लें। मिसाल पुरानी, तो ये पुरानी मिसाल है ना, ये तो आप वकीलों पे बराह रास्त ट्रैक करना शुरू कर देंगे यार। चले आप एनालिस्टों पे कर दीजिएगा। ये तो इस तरह की बात करेगा ना, अब देखिए अच्छा क्या कह रहे हैं, मैंने सुनी नहीं, मिसाल सुनाए यार, बोल के मजाक है आपके। सुन ली है, यानी ये वकीलों के ऊपर अटैक करने की बजाय वकीलों में कोई अटैक कर सकता है? एक मिनट नहीं, आपको तो मिली सुन लीजिएगा। अच्छा, ये सुन के फिर फैसला कीजिएगा क्या? जी मैं करता हूँ। अच्छा
ये कहते हैं 1000 दफा कत्ल का मुकदमा हुआ जी, 1000 दफा सुना हुआ है। मैंने नहीं सुना हुआ सर, मुझे सुनाया एक दफा और सुन ले। हाँ, सुना। 1000 दफा भी तो सुना ही है ना। वो तो उसने कहा कि जी तो दोबारा एक बच्चे पे हुआ कत्ल का, वो दोबारा से वकील के पास गया, उसने कहा कितने पैसे, उसने कहा 50,000 रुपया लूंगा। उसने कहा ये तो कोई माड़ा वकील है, कोई तगड़ा। ये तो मैं 100 रुपये का करा लेता हूँ, मैं बता देता हूँ आगे। यार सुन तो दे यार अजहर साहब, ये मजाक वाली बात है। अजहर साहब क्या हो गया? आप एक नेशनल चैनल पे बैठे हैं कामराज ओ साहब, यार, ये कुछ सीरियस बात करें कोई बात। यानी ये इस तरह, ये अच्छा लगता है इस तरह की बातें करते हुए मजाक उड़ाते हुए इस बात का? सुन तो ले, मुझे पता है, वकील हो ना, मुझे इवैल्यूएट तो करने दे कि मजाक है कि कोई नहीं। वकील हो ना, अच्छा लगता है इस बात यार यहाँ 17 घंटे इलेक्शन का रिजल्ट नहीं है जो मजाक हुआ है। आई ऑब्जेक्ट सच टाइप ऑफ यूज ऑफ ए लैंग्वेज। सुन तो ले, है क्या कह रहे हो? ये बात भाई एक कानूनी बात है, आईनी बात है। आप इस बात को ये लेके जाए, आप वकीलों में डालना शुरू कर दें। आप दफा करें इस एग्जांपल को, आप आगे चले। इनके पास वैसे मुझे अब ना फिर भी बात कह रहे हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, इन्होंने अपने रवैये से जो गैर, आप हैरान तो नहीं फील कर रहे? मैं किस बात पे हरास फील करूंगा? अच्छा ये देखिए बात सुन नहीं रहे और 100 रुपए पे। और अच्छा, आप कहना क्या चाह रहे थे? आप ये सारा टोटल वकीलों में डालना चाहते हैं। अच्छा यार, अच्छा ये इन्होंने फैसला कर लिया कि वकीलों की गलती है। आप बोले, आप चले। मैंने अच्छा ये पता किस बात यार, छोड़े इस बात को। मेरे बात सुने, मैंने आपकी बात में बिल्कुल दखल नहीं सर आप ये पर्सनल अटैक कर रहे हैं। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो आई हैव स्ट्रांग रिजर्वेशन अबाउट, आप हर बंदे पे चलो सर, यानी आप देखिए की बात करें ना, आप कानून की बात करें ना, ये कौन सा लतीफा है? ये लतीफा नहीं है, चले आगे चले आप। ये लतीफा नहीं है मेरी, ये कमाल कर रहे हैं आप। हमें पता आप क्या कहना चाहते हैं। आप वो बात करें कानूनी जो पूछी है उनसे। अच्छा यार, वकीलों को छोड़ दे। क्या किया आप सलमान राजा पे क्यों बरारा से अटैक करना चाहते हैं? आप और क्या करना चाहते हैं? अच्छा करें, आप करें पूरा। अच्छा खालिद साहब उनको छोड़ देना, आप कंप्लीट जल्द से कर ले यार। नहीं ये गलत बात है ना कामरान, यानी वो वकीलों का इशू किया है, लतीफा ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है ये बात। सर मुझे उनको कहने तो दे। अच्छा सुन लीजिएगा। नहीं छोड़े, दफा करें, आगे चले सर आप। अब लानत भेजता हूँ उस बात पे। असल बात इस बात गुस्सा किस बात पे है, जब वक्फा हुआ था ना तो मैंने ऐसे कह दिया था, मैंने कहा यार वकीलों ने इमरान खान को मरवाने में काफी। आप देखें ना, आगे ना बात, वही आगे ना बात, वही आगे ना बात। मुझे क्रेडिट देकर मैंने सच निकलवा ली है। वो तो ब्रेक में गायब। अच्छा अब रुक जाइए, अब आप लोगों ने कर दिया यहाँ पे, अब आप लोगों ने कर दिया इंतशार का माहौल। साद रसूल साहब, एक तो अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस सारी एग्जांपल के दौरान, अगर कोई लतीफा वकीलों के बारे में कुछ कहना चाहते हैं वो बता दें। फिर मेरा सवाल ये है कि जो अदर साहब फरमा रहे, कोर्ट में ऐसे होगा कि आजाद कैंडिडेट जो है वो पीटीआई को भी ज्वाइन कर सकेंगे? पीटीआई को ज्वाइन ही पीटीआई के हैं, पीटीआई के हैं, चले जी। मैं देखिए इसमें बसद एहतराम, आवाज करें यार सदीक साहब, मैं अजहर सदीक चाहते हैं ना हम जी, बसद एहतराम, मैं अजहर सदीक साहब जितना सेंसिटिव नहीं हूँ इन जोक्स के बारे में। मेरे ख्याल में वकला हजरात के ऊपर भी उसी तरह बात हो सकती है जिस तरह बाकी सब के ऊपर हो सकती है, लेकिन जो कानूनी पॉइंट अजहर साहब कह रहे हैं, मैं उस पर एक लम्हे की जी, आप कानूनी पॉइंट बताएं। जी जी, देखिए कानूनी बुनियादी कानून की बात मेरी नाकिस सी फहम में, अजहर साहब मुझसे सीनियर वकील हैं, लेकिन मेरी नाकिस सी फहम में कानूनी बात बड़ी बेसिक सी है। एक पॉलिटिकल पार्टी जो पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1976 के नीचे रजिस्टर्ड और पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के नीचे रजिस्टर्ड होती थी, और अब नून लीग के बनाए हुए इलेक्शन एक्ट 2017 के नीचे रजिस्टर होती है, उस पॉलिटिकल पार्टी के बहुत से जुज होते हैं। उस पॉलिटिकल पार्टी का एक चेयरपर्सन होता है, एक सेक्रेटरी होता है, एक ट्रेजरर होता है, इसी तरह उसका एक इलेक्शन सिंबल होता है, एक उसका रिटर्न होता है, एक उसको रिटर्न फॉर्म करने का तरीका होता है। ये सारी उस पॉलिटिकल पार्टी के ओहदे या पोजीशंस या एसेट्स हैं, ये वो पॉलिटिकल पार्टी अज खुद नहीं है। इसी तरह सिंबल जो बैट का सिंबल है या शेर का सिंबल है, ये पॉलिटिकल पार्टी का एक जुज है। अगर किसी वजह से उसको सस्पेंड कर दिया जाए तो इसका यह मतलब नहीं कि पार्टी खत्म हो गई है, इसका मतलब है जब तक वो मिस्टेक रेक्टिफाई नहीं होती तब तक उसको वो जुज नहीं। तो असाद साहब ये कह रहे हैं कि जब तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होगा आजाद मेंबर ज्वाइन कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे पीटीआई को इस पार्टी पार्लियामेंट में? जी, मेरी नाकिस सी राय ये है कि जब तक नया इलेक्शन नहीं भी होता, ये मेंबर्स पीटीआई पार्टी के कंसिडर होंगे, लेकिन उनका सिंबल एक नहीं होगा, उनका सिंबल मुख्तलिफ होगा, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन ने रोका हुआ है। पार्टी डिसबैंड नहीं हुई, पार्टी तो अभी भी मौजूद है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जितने आजाद मेंबर्स हैं ये पीटीआई को विदाउट एंड बिफोर द
actual and forthcoming intra-party election of PTI without even getting the election symbol of bat, they can join Pakistan Tehreek-e-Insaf and उनके सिंबल डिफरेंट रहेंगे क्योंकि पार्लियामेंट में सिंबल की वैल्यू तो होगी नहीं। पार्लियामेंट में तो वैल्यू ये होगी कि एक एमएनए आजाद हैसियत में स्टैंड कर रहा है या पीटीआई की हैसियत में स्टैंड कर रहा है, वो हो जाएगा, आप ये कह रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं इससे थोड़ी सी बात आगे करूं और इसमें थोड़ी बात करते वक्त मैं ये कहता चलूं कि अदालत में ये सवाल अब से पहले नहीं गया तो हतमी कानूनी राय क्या होगी, ये तो मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों के अंदर अदालत उस्मा और अदालत बिल्कुल वेल सेड। लेकिन मेरी नाकिस राय में वो तमाम लोग ना सिर्फ के इस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, वो तमाम लोग आर्टिकल 63A के पर्सपेक्टिव में पार्टी डिसिप्लिन का भी हिस्सा रहेंगे। अगर वायलेट करेंगे तो 63A आपका ये पॉइंट आ गया जी। सिर्फ सिंबल मौजूद नहीं है जो कि उसकी एक स्टैंड अलोन चीज। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। रसूल भाई रईस साहब, अभी सुप्रीम कोर्ट का जब ये फैसला आया था जिसमें बल्ला छीन लिया गया, तो तहरीक इंसाफ ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा हार्श व्यू लिया है चीज़ों का। अब ये जो अवाम का फैसला आया है, इसकी प्रेजेंस की कोई वेटेज की मौजूदगी में अगर ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस पे लीनियंट व्यू ले सकती है? क्योंकि कानूनी मामला तो आपको, मुझे नहीं पता क्या है इसका। देखिए कानूनी तौर पर तो मुझे कुछ मालूम हाँ, मुझे भी नहीं पता इतना, लेकिन ये है कि अगर अवाम की राय कुछ हो और अदालत का फैसला आ चुका हो तो चंद महीने बाद अदालत अपना फैसला उसके मुताबिक तब्दील उमूमन नहीं करती। लेकिन आप रिव्यू में जाते हैं, रिव्यू में गए, वैसे भी उस फैसले में भी है, अगर रिव्यू में जाते हैं तो फैसला मुख्तलिफ हो सकता है अगर नए फैक्ट्स आए। लेकिन उसमें मेरे ख्याल में हमें कानून के ऊपर और आइन की तशरीह, रसूल साहब ये तो एक नया केस है ना, ये तो नया केस होगा, इसका तो उससे कोई ताल्लुक नहीं जो बल्ला छीना गया था, मैं उसकी बात कर रहा हूं। जो भी फैसला वो करेंगे कानून और आइन के मुताबिक करेंगे कि हमें ये प्रिजम्पशन नहीं करनी चाहिए कि चूंकि अवाम की राय किसी सियासी जमात के साथ है तो उसकी वजह से उस राय आमा से सुप्रीम कोर्ट मुतासर हो गया है। मेरे ख्याल में वो प्रिजम्पशन सही नहीं। जो भी फैसला करेंगे कानून और आइन के मुताबिक करेंगे, रिव्यू हो सकता है। ये देखें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक पुरअमन जिद्दोजहद और पुरअमन एक तरीका है अपने सियासी और समाजी हकूक़ के हसूल का। तो पीटीआई वाले लोग अगर वो कर रहे हैं तो ये उनका हक बनता है और उनकी आवाज़ सुनी जानी चाहिए। सिर्फ एक बात ऐड कर दो, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, मैं आपको दे दूं। मोहसिन नकवी जो वज़ीर-ए-आला पंजाब है, निगरान, उनके घर पे एक बहुत बड़ी महफिल होने जा रही है, सियासी इकट्ठ होने जा रहा है, सियासी महफिल होने जा रही है। आपके सामने फुटेज चल रही है जहां पे आसिफ अली जरदारी साहब और शहबाज शरीफ की तारीख साज, हुकूमत साज मुलाकात होने जा रही है। ये फुटेज आपके सामने चल रही है इस वक्त। आसिफ अली जरदारी साहब भी तशरीफ ले आए हैं, शहबाज शरीफ साहब भी आ गए हैं और मोहसिन नकवी जो कि निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब है, उनके घर पे ये बहुत अहम मीटिंग होने जा रही है। और ये उस बात को इंडिकेट कर रही है जो आज नवाज शरीफ साहब ने स्पीच की थी, जिस स्पीच में उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की ड्यूटी लगाई थी कि अगरचे उनके पास सिंगल मेजॉरिटी नहीं है पीएमएलएन के पास, अगरचे उनके पास 100 का डिजिट भी नहीं है, अगरचे अभी तक सिर्फ वो 71 वोटों पे खड़े हुए हैं, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश नजर आई कि 52 सीटों वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किसी तरीके से अलायंस कर फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जो है हुकूमत बनाई जाए। अब वो हुकूमत का प्राइम मिनिस्टर कौन होगा ये हमें नहीं पता, वो शायद मोडालिटीज अभी तय कर ली जाएंगी। और शहबाज शरीफ साहब पैगाम लेके गए नवाज शरीफ साहब का, और ये भी मेरा कयास है कि एग्रीमेंट इस बात पे हो सकता है कि अगर जरदारी साहब सदारत जो है वो मांग ले, और सदारत का मतलब ये है कि केसेस के अंदर भी जरदारी साहब को तंग नहीं, क्योंकि जरदारी साहब इस तरह के हमारे पॉलिटिशियन हैं जो कि प्रिजनर पॉलिटिशियन रहे, उनकी सारी जिंदगी केस भुगतने में निकल गई, पहले नवाज शरीफ साहब के दौर में, फिर इमरान खान साहब के दौर में। तो सदारत का ये हुस्न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि सदर मुमलिकत जो भी करे उसको ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ इट्स टाइम जो है वो केसेस में तंग नहीं किया जाता। तो ये भी हो सकता है कि आज की इस मीटिंग के अंदर इतने बुरे हालात हो पीएमएलएन के कि वो इस बात पे आमादा हो जाए कि प्रेसिडेंटशिप जो है उसको छोड़ दे, प्रेसिडेंटशिप जो है जरदारी साहब को दे दे, और मामला जो है आगे इस तरह चले कि फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बन जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो भी मौजूद है इस मीटिंग के अंदर। नईम साहब, आपका टेक लेना चाहूंगा, चलाते रहिएगा, दिखाते रहिएगा लोगों को कि इस वक्त मोहसिन नकवी निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब जो है उनके घर में ये हो रही है। पता नहीं निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब अब कितने निगरान या न्यूट्रल रह गए हैं इस मीटिंग की मौजूदगी में। इससे पहले भी जितने थे वो पहले भी कितने थे, अब तो मोहर सब हो गई। ये तो पहले दिन सही रहे थे, कंट्रोवर्शियल। चलाते रहिए नईम साहब। सर, क्या होने लगा इस मुलाकात में आपके नजदीक? देखिए कमान साहब, मुलाकातें तो बेपनाह होंगी, ये आप देखते जाएंगे, और अभी कुछ थोड़ी देर बाद या कल आपको पता चलेगा
एक मुलाकात गौर साहब से या और कुछ जमादारान से भी हो चुकी है। अगले 3-4 दिन आपको ये इस तरह की मुलाकातें आपको बहुत होती नहीं सब फोकस ऑफ अटेंशन पीपल्स पार्टी मैं तो अभी भी देखो यहाँ पे तो वो आ गए लाहौर में इमरजेंसी डिक्लेयर करके यहाँ पहुँच गए। यहाँ पे सिर्फ खाली इनका रोल नहीं है, हमारे यहाँ एस्टेब्लिशमेंट बैठी है, उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी, उन्होंने इलेक्शन कराया है, उनका एक रोल है, वो रोल अदा करेंगे भी सही। और उनकी बात जो है तहरीक इंसाफ भी सुनेगी, बड़े चाहे वो कुछ कहते रहे, और बाकी भी सुनेंगे। अभी तक तो शिकायत तहरीक इंसाफ को, मेरी तो अपनी जिसको कहने अपनी इंफॉर्मेशन की भी है और ज़ाहिर मैंने पता भी किया है, अभी तक तो शिकायत ये थी कि तहरीक इंसाफ की या बहुत सी बातों की इवन पीएस पार्टी को थी, मुस्लिम नून को थी कि जीते एस्टैब्लिशमेंट जो है वो कुछ नहीं सुनना चाह रही या करना चाह रही जो कि वो जिसका वो तकाजा करते थे। तो मेरे नज़दीक कोई ये मुलाकात होना पता था, आए हैं, यहाँ ना होती किसी और जगह हो जाती, यहाँ पे हो और गई आपके ख्याल में सदारत मांगी जा सकती है? टेक्निकली निगरान हुकूमत सर पीपल्स पार्टी की तरफ से सदारत मांगी जा सकती है? मेरा ख्याल है कि मैं आपको फिर जो मेरा अपना एनालिसिस है कि बिल्कुल हुकूमत का जोड़ तोड़ पे बात नहीं होगी। सिर्फ यही होगा कि जो है ना नवाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि आप कोशिश करें, मेरा अपना जो बिल्डअप कर सकता हूँ, और आई कुड बी इंटायरली रॉन्ग कि आप तहरीक इंसाफ से राब्ता कायम करें। मैं आपके पास आ रहा हूँ सर, अपने रिपोर्टर को ले लूँ, खड़े हुए वहाँ पे, एक मिनट रसूल साहब आ रहा हूँ। यासीन मलिक हमारे नुमाइंदा वहाँ मौजूद है। यासीन बताइएगा, वज़ीर आला पंजाब निगरान न्यूट्रल वज़ीर आला इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बैठक करवा रहे हैं जनाब। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया है कि आसिफ अली जरदारी, फरियाल तारपुर और बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की रिहाइशगाह पर गए। तो बाद में यार वो फुटेज दिखाए जरा वो। जी आप बोले सर, सुन रहा हूं। बाद में वहाँ जो शहबाज शरीफ भी वहाँ मोहसिन नकवी की रिहाइशगाह पर पहुंच गए हैं, और ये दोनों जमातों के रहनुमाओं ने निगरान वज़ीर पंजाब की रिहाइशगाह पर ही यहाँ मुलाकात की, और इन मुलाकात में जो है वो दोनों का इस्तकबाल उन्होंने किया, और वो उन्होंने तबादला ख्याल किया हुकूमत साजी के हवाले से। तो अच्छा ये बताएं, कोई अच्छा आप कह रहे हैं हुकूमत साजी के बारे में, कोई प्रेस टॉक होगी अभी इस लेवल पे, या ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है? नहीं, अभी जरा ये बता रहे हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब तो उठ गए हैं वहाँ से, उनकी तो गाड़ियाँ चलेगी वहाँ से, और इस वक्त बाकी जो पूरी फैमिली शामिल है कि ख्याल। अच्छा शहबाज शरीफ साहब जा चुके हैं, इसका मतलब फिर तो बड़ा। यासीन थैंक यू, हमारे साथ रहेगा, दोबारा आपसे रब्ता करेंगे। रसूल साहब बड़ा कोई कॉन्क्रीट पैगाम देके निकल गए, वो तो इसका मतलब बड़ा कोई स्पेसिफिक। इस मीटिंग की अहमियत इस बात से लगाएं कि अभी रिजल्ट मुकम्मल नहीं हुए रिजल्ट अभी आ रहे हैं। कभी ऐसा हुआ है कि लगता है कि बड़ी हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई है सियासी तौर पर, और उस हंगामी सियासी सूरत हाल के पेश नज़र फौरी तौर पे मुलाकात का इनेकाद किया गया है। मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त जो ट्रम्प कार्ड है वो पीपल्स पार्टी के पास है। वो पीपल्स पार्टी के पास। मैं यही पूछना चाह रहा था कि इंपॉर्टेंस किसको जा रहा है? क्यों पीपल्स पार्टी के पास है? क्योंकि अगर कोई पार्टी इस वक्त कोई कदम बढ़ा के आगे तहरीक इंसाफ की क़यादत से बात कर सकती है, तो मुझे मियां नवाज शरीफ साहब भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं हतमी तौर पर किसी चीज़ बात को रद्द नहीं कर रहा। पीपल्स पार्टी इसलिए इंपॉर्टेंट है ना कि वो वायबल है नून लीग के लिए भी और पीटीआई के लिए भी, दोनों के लिए। लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल में जो पहला कदम उठाया है मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने, जलसे में खड़े होकर कहा है, ड्यूटी लगाई गई है, टास्क दिया गया है, तो वो टास्क ये है कि वही पीडीएम वालों से बात करें। तो जाहिर है कि वो उन्होंने मुकम्मल तौर पर ना तो इन्होंने एक्नॉलेज किया, ना उन्होंने रिकग्नाइज़ किया कि हो क्या गया है, और ना उन्होंने उस तरफ कोई सोचने की कोशिश, उनकी तवज्जो ही उस तरफ नहीं जा रही। तो वो ये है कि पीपल्स पार्टी के साथ अब पीपल्स पार्टी देखेगी कि इनके साथ क्या मिलता है। Obviously, I think पीपल्स पार्टी तो प्रेसिडेंटशिप नहीं चाहेगी, या आपको लगता है प्राइम मिनिस्टरशिप इंसिस्ट करेगी? सराई हो रही है। क्यों वो बिलावल के लिए प्राइम मिनिस्टरशिप क्यों नहीं मांगेंगे? हाँ मैं ये कह रहा हूँ, दो चीजें ये है, प्रेसिडेंट भी होगा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी होगा। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की सर कोई वैल्यू नहीं थी, हम देखा था परवेज इलाही जब बनाए थे, कोई वैल्यू नहीं। ऐसा कुछ ऐड करना देखिए कामरान साहब, सर पहली बात हुई है कि हम
कम से कम मैं अपना कहूँगा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मैं अल्फाज दे रहा हूँ इस तरीके से नवाज शरीफ साहब गुफ्तगू करते। अच्छा देखिए मैं अगर आप इनकी बात के बाद आपके पास ही आ रहा हूँ, वो बात कंप्लीट कर लें। जी आप करें ऐसा बोलो। मैं तो वकील के बारे में कुछ नहीं कह नहीं, ऐसा बोलो। मैं स्वाद जरूरत नहीं, मैं देखने मेरी हिम्मत है, जरूरत है, शुक्र है दरमियान बैठे हो। मैं सदीक भाई तू तो वैसे ही खौफजदा रहना, तो आप उधर खौफजदा होते हैं, आप इधर देख लिया करें, खुश हो जाएंगे आप मुझे देख के। जी फरमाए सर। तो मेरे भाई है कुछ ऐसे काल। जी जी देखिए जी, बात यह है कि पहली बात यह है कि नवाज शरीफ साहब ने उस तकरीर के अंदर इतना ही कह सकते थे, और वो मैं उसकी कोई आगे तोजी नहीं पेश करना चाहता हूँ कि एक बंदा से जब सारा का नाम लिया कि लोगों ने एतमाद किया है किसी एक बंदे पे, और तहरीक इंसाफ नाम की पार्टी नहीं थी, उन्होंने कहा आज़ाद के। अब ये हम कहते हैं नहीं, उन्होंने तहरीक इंसाफ हिज्जों के साथ बयान करनी थी। नहीं मुश्किल। मैं आपको एक और बताऊं बात, 20 अक्टूबर 2020 में नवाज शरीफ साहब ने यहाँ गुजरावाल तकरीर की थी। उन्होंने कहा था मेरा झगड़ा इमरान खान साहब से नहीं है, मेरा झगड़ा जाना बाजू साहब आपसे है और फैज़ अमीर साहब आपसे। कब की थी? सब कुछ भुगतने के बाद की थी। कहाँ से की थी? लंदन से की थी। फिर एक और मैं आपको बात पर जिसके लिए मैंने बात सर आपसे इजाज़त मांगी है। सर एक मुझे बहुत ही बंदे ने इंपॉर्टेंट बंदे बताया कि दिसंबर जनवरी के अंदर उन्होंने कहा जी कि नवाज शरीफ साहब के पास जो दिसंबर 2021 में नवाज शरीफ साहब के पास कोई बंदा मिलने गया, उन्होंने कहा आज चॉइस आपके पास दो में से एक हो गई है, या बाजवा को कबूल कर लें या इमरान खान को। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं इमरान खान को कबूल करूँगा। अगर इमरान खान साहब के अंदर भी ये ख्वाहिश हो कि उनमें मुझसे बात करनी है। और आखिरी में बात करूँगा जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अपनी किताब इफ आई मिस असैसिनेटेड और कर्नल रफीउद्दीन की किताब लास्ट 323 डेज ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मैंने उनका इंटरव्यू भी किया। उन्होंने कहा जी कर्नल रफी साहब इतनी खूबसूरत बातें की, आपने पता है कि वो एक मैंने आखिरी लम्हात आखिरी 323 दिन का ऑथेंटिक अकाउंट है। उन्होंने कहा कर्नल साहब ये सियासतदान जो है इनके पास मुल्क के हर मसले का हल है, हम बैठ के कर सकते हैं, इसके अंदर दखल ना दें, इसके अंदर इनके अंदर दखल जो एस्टेब्लिशमेंट है दखल ना दे। उन्होंने कहा जी मैं और कौमी इत्तेहाद हम हर चीज़ हल कर सकते हैं और हम इस मुल्क को चला सकते हैं, हमें मौका दिया जाए। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो कह रहे हैं जब लड़ाई कितनी सख्त थी। और मेरा अपना ख्याल ये है कि आज नवाज शरीफ साहब ने जो बात की है, मेरा ख्याल है उसको अगर मार्जिन देना चाहते हैं तो दे दें। मैंने उनको मार्जिन दिया है कि उन्होंने हुकूमत की बात आज नहीं की। उन्हें कहा जी कि मुल्क को मझधार से निकालने के लिए मैंने शहबाज शरीफ को कहा है कि इन बंदों को मिलो। देखिए कामरान शाह साहब, मैं तो लफ्ज़ आप तारीखी तौर पर बताने लगा हूँ कि जब PDM की हुकूमत बन रही थी ना, मैंने उसी वक्त कहा था कि वजारत उज़्मा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं लेगी। वो 1.5 साल का अरसा पूरा हो गया, तो PMLN के जिम्मे वजारत उज़्मा नहीं है। मैं आपका प्रोग्राम में मैंने कहा था नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बनेगा। ये फैसला जिसने करना है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बैठकर इस सारे सिनेरियो में अहम है। उनकी मर्जी है सदारत भी ले, उनकी मर्जी है वजारत उज़्मा भी ले, और क्या करे। और ये मैं अगली बात आपके सामने मोहसिन नकवी की। मोहसिन नकवी तो ताल्लुक उसका आसिफ जरदारी के साथ है। आपको याद होगा जब उन दिनों मीटिंगें हुई थी, जब धरने शुरू हुए थे, सबसे मेन पे आदमी फिर वो था। फिर जैसे वजारत निगरान वज़ीर आला का नाम आया, सबके सामने पता है कि फ़ौरन नाम फैसला कर लिया जाएगा। और अभी भी आप देखें निगरान वज़ीर आला होते हुए नजर आ गया कि टेंटेड क्या हालात और वाक़यात है। लेकिन एक बात बता दूं, इस वक्त इमरान खान इतना अहम आदमी है, इस मुल्क को अगर किसी डायरेक्शन पे लेके जाता है उसके बगैर कोई फैसला नहीं होने। ये मैं बता दूं आपको, वहां हो गए तो फैसले उनकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकते। रशीद साहब, उनकी मर्जी के बगैर इस मीटिंग का कोई फायदा है? और अगर हो रही है मीटिंग तो क्या गिव एंड टेक चल रहा होगा? और तीसरी बात ये कि डोमिनेटिंग पोजीशन में कौन है? PMLN जिसके 71 वोट सीटें अभी तक, या पीपल्स पार्टी जिसकी 52 सीटें इस वक्त? पीपल्स पार्टी जिसकी 52 सीटें हैं। कैसे? वो ऐसे, एक तो उनका जो किला है उन्होंने फतह कर लिया है सिंध,
तो पंजाब पीएमएल ने फतह कर लिया है, वो कंप्लीट जिस तरह उन्होंने पता किया है इस तरह उनका वो अभी तक क्लियर नहीं है। दूसरी बात हाँ, ये उस है, तरह इंडिपेंडेंस मुकाबले पे नहीं खड़े हुए। जी, दूसरी बात ये है कि बलूचिस्तान में भी तकरीबन जो जरदारी साहब का प्लान था उसके मुताबिक रिजल्ट्स आए हैं, तो इसलिए वहाँ की हुकूमत भी उनको मिलने जा रही है। सादिक संजरानी जीत चुके हैं, सरफराज बुगटी जीत चुके हैं, और आप जानते हैं कि इन लोगों का किससे ताल्लुक़ है। और इसके अलावा जो है बिलावल भुट्टो जरदारी का लबो लहजा जितना सख्त था मुस्लिम लीग नून के हवाले से, वो सब नरम हो जाएगा। नहीं, नरम तो हो जाएगा लेकिन वो बेटर बारगेन करके ही नरम होगा। मुझे तो ये लगता है कि पीपल्स पार्टी जो है उनका कम से कम मुतालबा जो है वो प्राइम मिनिस्टरशिप है। इसके बाद अगर उनको सदारत और इसके बाद सेनेट की चेयरमैनशिप, अभी सेनेट के इंतखाबात होने हैं, एक बलूचिस्तान की हुकूमत, सिंध की हुकूमत, प्राइम मिनिस्टरशिप और चेयरमैन सेनेट, ये मेरी एक असेसमेंट है कि ये पीपल्स पार्टी के मुतालबात। तो खालिद साहब बात ये हुई कि बेसिकली जिन हालात में मुल्क इस वक्त है, तो ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज नहीं होगी कि पीएमएल ने कहे कि ठीक है जनाब, आप पंजाब में हमें फुली सपोर्ट करें, प्रेसिडेंट हमें दे दें लेट सपोज, और प्राइम मिनिस्टर आप बन जाए, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर भी आएगा, एक तो जो मुल्क के हालात हैं, जो इकॉनमी के मामलात हैं, जो खदशात हैं, और फिर इतनी वीक अलाइट हुकूमत के ऊपर आएगा, पीडीएम पार्ट 2 पे आएगा, उसकी क्या वैल्यू होनी है? तो ये ज़्यादा चांसेस नहीं है कि पीपल्स पार्टी आराम से प्राइम मिनिस्टर बन जाए। देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें जो जैसे सब तकरीबन यही एक बात कर रहे हैं कि जो मेन इसमें बेनिफिशरी बन सकते हैं ना, वो पीपल्स पार्टी है। उसकी 2-3 वजूहत हैं। पहली वजह तो ये है कि उनके पास जरदारी है। आप इस पर गौर करें ना कि जरदारी साहब उनके साथ हैं। जरदारी साहब जो हैं वो बारगेन करने के बादशाह हैं, और हर 2 तरीके से, वादे के हिसाब से भी और दूसरे हिसाब से भी, जो आजकल सियासत का एक चलन है, उसमें इनके पास अल्लाह ने उनको दिल बड़ा बड़ा दिया हुआ है, हाथ खुला है। मेरा सवाल कुछ और आपसे कि क्या ये कांटों की सेज वाली प्राइम मिनिस्टरशिप की स्लॉट लेंगे जरदारी साहब? मैं ये बता रहा हूँ ना। अच्छा, वो उनको हर बात आता है। उसमें यह है कि एक तजर्बा हो चुका हुआ है पहले कि जब पंजाब में हुकूमत थी मियाँ नवाज शरीफ साहब की और मरकज़ में बेनज़ीर थी, तो मियाँ साहब को ये पता है कि जिसका पंजाब मजबूत है उसको इस चीज़ की कोई फिक्र नहीं कि फिर मरकज़ में कौन है। तो वो मरकज और पंजाब की जो बार्गेन होगी उसमें वो उन्होंने मरकज दे देना है। लेकिन सर पंजाब मजबूत है नून लीग का, जहां पे 126 इंडिपेंडेंट हैं उनके मुकाबले पे खड़े हुए, और 131 है फिलहाल पीएमएल। मजबूत है नहीं, मैं ये नहीं कहा कि उनका मजबूत, उनको अगर किसी को पंजाब में जो आ जाए तो वो मजबूत है। पीपल्स पार्टी के 10 मिल जाएंगे। मैं बहुत सारे इंडिपेंडेंट सॉलिड ऐसे जानता हूँ, 5-10 को तो मैं जानता हूँ जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से नहीं है, तो ये इस तरह की मुश्किल नहीं कोई ज्यादा इतने इंडिपेंडेंट नहीं है। मैं गिनवा दूं आपको, आप उसके बाद साथ को जी सर। पूरे जनूबी पंजाब में एक आजाद है, रजा हयात हराज। बकर सारे आजाद है, बकर में नुमानी है। आप किसी सवाल पे बताइएगा, वो किधर जाएंगे? पाकिस्तान पार्टी में शाहानी 2 सीट जीत गया, आमिर शाहानी, गजनफर छीने जीता, उसमें तहरीक इंसाफ भी जीती है, जो मेरा छोटा भाई जीता है। लेकिन मेजॉरिटी तहरीक इंसाफ जीती है। 7 होंगे, 6-7 मेजॉरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जी रसूल साहब, अज़हर सदीक साहब ने जो बात की है, इस वक्त मोमेंटम ताकत के, इस वक्त सियासी ताकत के 2 मरकज़ हैं। ये जरदारी, नवाज शरीफ, मौलाना साहब एक मरकज़ है, और पीटीआई एक मरकज़ है। एक मरकज़ अडियाला में है और एक मरकज़ आज़ाद है कि आज़ाद फिरता है, ये मौसम के घर में है। देखें, उस मरकज़ को आप ये नहीं समझते, ये ख्याल करना कि कोई उनसे बात नहीं करेगा, कोई बात उनसे नहीं कर रहा, ये मेरे कयास में नहीं कि ऐसा नामुमकिन है। मोमेंटम किसके पास है, अवाम की राय किसके पास है, सैलाब किसकी तरफ से चला है और किसकी तरफ जा रहा है, तो इन चीज़ों को देखते हुए मेरा ख्याल है कि इतनी डीप विजन होती है हमारे पॉलिटिशियंस की कि उनको नजर आ रहा होगा यार हम 4 सीटों की मेजॉरिटी से भी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। यहाँ जफरुल्लाह जमाली 1 सीट से बने थे, तो छोड़े मैंडेट के हम बना के तो हम बन जाते। इतनी विजन है रसूल बख्श साहब, जो आप इतनी गहरी बात कर रहे हैं। अगर वो विजन होती तो फिर वो अदम एतमाद की तहरीक ही ना चलती और 16 महीने की जो हुकूमत बनी। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, तो फिर हम तो ये आर्गूमेंट ले ही नहीं सकते। देखिए, मैं इनकी बात नहीं कर, मैं सिर्फ मरकज की बात की है कि एक ये मरकज है जो आपस में मरकज के अंदर बात हो रही है। क्विकली मैं साथ साहब के पास चला जाऊँ। सर बिल्कुल आपका ये पॉइंट आ गया, आप कुछ ऐड करना है आपने रसूल साहब इसमें? ठीक है, आ गया आप रसूल बख्श साहब। लग ये रहा है कि फिर पीटीआई या तो इररेलेवेंट हो जाएगी
अनलेस के जरदारी साहब जो है वो इतना दिल फराग करें और वो कहें कि शहबाज शरीफ साहब को कि जनाब बिल्कुल हम डील करेंगे, लेकिन क्योंकि अवामी मैंडेट इंडिपेंडेंट्स के पास है पीटीआई के, तो हम उनसे बात किए बगैर तो आगे चल नहीं सकते, जो बहुत लेस लाइकली ये होगा। तो आपके ख्याल में होने क्या जा रहा है इस वक्त जो मुलाकात नकवी साहब के घर में चल रही है? साद रसूल साहब आपसे पूछ रहा हूं मैं। साद रसूल साहब जी, देखिए मेरे तो ख्याल में बड़े बसद एहतराम पाकिस्तान को इस जमहूरियत से, देखिए पाकिस्तान को इस जमहूरियत से क्या सीखना चाहिए या इस आज के एक्सरसाइज से क्या सीखना चाहिए, मैं इसी को थोड़ा सा रीफ्रेज कर देता हूं आपकी इजाज़त से सवाल को, कि रियासत इस इलेक्शन के अंदर से आइडियली क्या चाहती है, आवाम आइडियली क्या चाहती है, और वो ये है कि कोई ऐसी हुकूमत बने, कोई ऐसा सेटअप चले जो अगले 5 साल चल सकता हो। हम बात ये कर रहे हैं इस वक्त कि जैसे रसूल बख्श रईस साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब जिनको तकरीबन जो टोटल कास्टेड वोट है जो एक्चुअली पड़ा है उसका 20-22% पड़ा पीएमएलएन को, और पीपल्स पार्टी को कोई 12-14% पड़ा। आपके ख्याल में 35% वोट लेने वाले 65% को इग्नोर करके पाकिस्तान को 5 साल की दायमी एक दवाम वाली हुकूमत दे सकते हैं? और सर यहाँ भट्टू साहब वज़ीर आला पंजाब जब बने थे 13 सीटों पे, तो वो तो आप तारीख तो देखें, पंजाब जो है सूबे के अंदर बन गए थे। कितनी देर चलती रही वो हुकूमत? चलते ही रही सर, चलती रही। और जमाली साहब एक सीट पे बन गए थे। महीने बाद फिर से इलेक्शन करने हैं। अगर कामन भाई जैसे सर आपको सुन रहा हूं, जानते हैं 90 का पाकिस्तान बदल गया, ये 2024 का पाकिस्तान है। इसने कल सबको सरप्राइज किया। इससे बात करें इस नए पाकिस्तान से या रसूल साहब अभी 17 महीने पहले 4 से 5 वोटों की मेजॉरिटी से सिर्फ महज शहबाज शरीफ साहब ने 17 महीने गुजार दिए। कामरान शाहिद साहब, मेरा इसमें बसद एहतराम, और मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मेरा बसद एहतराम ये गुजारिश है कि वो 17 महीने इसलिए गुजरे कि लोग इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे। अब जबकि लोगों ने अपना बयान दे दिया, जब 78% लोगों ने नवाज शरीफ साहब के लिए वोट नहीं किया और नवाज शरीफ जरदारी साहब को मिला के तकरीबन 68% लोगों ने उनके लिए वोट नहीं किया, तो ये बड़ा अजीब सा होगा, देर पा हुकूमत नहीं होगी अगर ये चंद लोग जो कलेक्टिवली। आप सारी बातें जो कर रहे हैं ना, मुझे वो एक याद आ गया, एक यूटोपिया था, एक स्टोरी थी एक। आप जो सारी बातें कर रहे हैं ये वो है आला अखलाकी म्यार को सामने, लेकिन अब मैं ये ऐसे ही है जैसे पहले पीडीएम कहती थी कि हमारे वोट 2 करोड़ बनते हैं मिला के, और इमरान खान नहीं, मेरा सवाल ही कुछ और है। मैं तो क्योंकि आपको पता है ना सर, मैकियावेली का वो हूँ रीडर, डिस्कोर्सेस पढ़ी, फिर द प्रिंस पढ़ी मुझे, हाँ जी, तो उसमें समझने की बात तो ये साथ साथ थोड़ा हॉब्स पढ़े, लेवायथन पढ़े। हॉब्स और लेवायथन एक ही बात है। ये सारे पॉलिटिकल रियलिस्ट जिनके आप नाम बता रहे हैं, चाहे उसमें आप केनेथ वॉट्स को ऐड कर ले, मॉर्गन थाउ को ऐड कर ले, सारे रियलिस्ट है। तो लेवायथन भी तो वही था ना, लेवायथन क्या था, ऑल पावरफुल स्टेट थी। हम रसूल बख्श साहब के साथ बैठे ये पॉलिटिकल बहस नहीं कर सकते। हमारे पास रईस साहब मौजूद साहब को देख के जरा मैं शोखा आ रहा हूं को इंप्रेस करने के लिए, मैंने ये भी पढ़ा हुआ है। हाँ, रसूल बख्श साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो बताएंगे कि तारीख का धारा ये कहता है, लेसन्स ये कहते हैं कि ये आपके लोग हैं। चले इनसे पूछ लेते रसूल साहब, कितना अवामी मैंडेट को ज़हन में रख के मोहसिन नकवी साहब के घर में बातचीत जारी होगी? ये लतीफा है, वैसे ही बड़े मजाकी हो। तो देखिए, उर्दू बड़ी खूबसूरत ज़ुबान है, उसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है साजिश। उसकी बू आती है, मुझे हाँ मालूम नहीं कि वाकई साजिश अंदर पक रही है, हो रही है, कोई कर रहा है, उसका मालूम नहीं। लेकिन देखें, ये बात मैंने ऐसे कर दी, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये है कि ये एक सियासत के एक फितरी पहलू है कि जब ऐसे हालात सामने आते हैं, ख़तरात पड़ते हैं, सैलाब आता है, तो सारे गांव के लोग मिलकर इकट्ठे होते हैं, कोई तरीका अख्तियार करते हैं कि बचना कैसे है। ये पिछले 2013 के इलेक्शंस के बाद आज तक एक पूरी सियासी पोलराइजेशन है मुल्क के अंदर, एक तकसीम है। इस तकसीम का फैसला होकर रहना है। इस फैसले की तरफ एक बहुत बड़ा कदम आया है जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। इसका फैसला अगर आज 5 साल नहीं होता,
आज इमरान खान बाहर नहीं है, जेल के अंदर बैठा हुआ है। बाहर के लोगों ने खुद जाके वहाँ पे कंपेन अपनी, इमरान खान तो किसी के जलसे में नहीं गया, इमरान ने तो किसी को फंड नहीं दिए, इमरान ने तो किसी से बात नहीं की। आप कह रहे हैं चीज को एक्नॉलेज किया जाए, इसके बावजूद अगर मुकम्मल नहीं की, कंप्लीट करके फिर आ रहे हैं आप। जी कोई नहीं सर, आपको बस आऊंगा इसके। ये पोलराइजेशन मुल्क के अंदर दो बड़े सियासी घरानों की और एक नई उठती हुई सियासी जमात की, ठीक है, इसका फैसला होकर रहेगा, अब होता है या बाद में होता है। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है, लेकिन जी हजूर देखिए बात यह है कि जिस सियासत को मैं जानता हूँ, इमरान खान साहब के अलावा किसी ने कैंपेन चलाई नहीं है। अप्रैल से लेके 25 मई का लॉन्ग मार्च इलेक्शन के लिए था ना जी, लेकिन क्या होता है, रैलीज, होर्डिंग्स, स्टीमर्स, अब तो वो नहीं लग सकते। मीडिया, आप 2 साल आप मीडिया को ऑक्यूपाइड रखें, सोशल अच्छा है, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूं। आप मुझे ये बता रहे हैं कि जिन पार्टी ने सियासत नहीं की उनको वो, और क्या कोई जेल में रखने से कोई इमरान खान साहब का एक वोट ज़ाया होने से या बनने से किया? बेहतरीन कैंपेन, तो इसी को मैं इसी तनाजर में लिखता था कि इमरान खान साहब का जो वोटर है वो खुद ढूंढ के, आपके सामने कहा था, अभी इलेक्शन नहीं हुए थे ना, हम इकट्ठे बैठे थे, मैंने कहा ढूंढ के जाकर निशान करेगा, लोगों को पर्चियां डालनी पड़ेंगी, बिल्कुल ठीक सर, और इमरान खान के को जाके वोट पड़ेगा क्विकली। इसमें दो राय नहीं थी। खालिद साहब, आप कहाँ देख रहे हैं पीटीआई को, कहाँ देख रहे हैं इनको? पीटीएम 2 बनने जा रही है और पीटीआई इसमें इररेलेवेंट या ऑपोजिशन होगी? देखिए पीटीआई इररेलेवेंट तो नहीं हो सकती, वो इसलिए कि इररेलेवेंट, बट रेलेवेंट इन टर्म्स ऑफ ऑपोजिशन होगी या रेलेवेंट इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट साजिश? ये मैं समझता हूँ कि लीडरशिप, क्योंकि इस वक्त उसके पास जिसे कहते हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर नहीं है, तो उनको थोड़ी सी मुश्किल तो पेश आएगी। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जो कल मैंने बात सुनी है बैरिस्टर गौर साहब की, वो भी कोशिश करेंगे कि वो इक़्तिदार में आएँ। और पॉइंट आ गया, गौर साहब में इतनी कैपेसिटी है भी कि वो उनके पास भी जो चॉइस है ना, वो पीपल्स पार्टी है। गौर साहब के पास इतनी कैपेसिटी है कि इमरान की एब्सेंस के अंदर इमरान की मर्जी के ऊपर ही चलेंगे। एक बात तो ज़हन में रख लें कि गौहर ने फैसला खुद नहीं करना, कल मुलाकात हो रही है इमरान खान के साथ, और ये ज़हन में रख लीजिएगा, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की मर्जी के बगैर, मैं बड़ी बात करने लगा हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है, उनकी मर्जी के बगैर और जो प्रेजेंट सिनेरियो के दरमियान अवामी माहौल को देते बगैर, उनके बगैर कोई फैसला नहीं होगा। रशीद साहब ऐसे ही है, बिल्कुल एक सियासी हकीकत है, अगर उनको इग्नोर किया जाएगा तो सस्टेनेबिलिटी नहीं आएगी। और आपने बाकी मुसन्निफीन की बात की तो संजू को भी जहन में रख के मैंने चलाई है, ये उसी से तवज्जो नहीं देते थे। आप नहीं तो थुसीडाइटिस को पढ़ ले, उसकी फिलॉसफी बहुत पढ़ ले, बीसी में जाके, मुझे तो कोई मसला नहीं। जी बिलावल ज़रदारी भुट्टो साहब की बात करना चाहता हूँ जी, उन्होंने कहा था कि लाहौर के एक साबिक वज़ीर आज़म को 4थी बार वज़ीर आज़म बनाने की साजिश हो रही है। उन्होंने कहा था ना, तो ये जो साजिश हो रही है किसी को कुछ करने की, उससे मैं नहीं समझता कि तहरीक इंसाफ आराम से खामोशी से बैठेगी। राइट, देखेंगे वो क्या। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, और हमारी इस ट्रांसमिशन में हमारा इतनी टीम शामिल थी व्यूअर्स, जिसने पिछले 4-5 दिन से आपको जो है आप तक रिपोर्टिंग करवाई, एनालिसिस करवाए, बेहतरीन एनालिसिस। हमारे एनालिस्ट का तो हम शुक्रिया अदा करते रहते हैं, हमारी टेक्निकल टीम पूरी की पूरी, हमारी इलेक्शन सेल की, ये सब थे। और बड़ा अहम रोल होता है हमारे कैमरामैन का, वो आपको नज़र नहीं आते, मैं उनका नाम ले लेके शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने 18 घंटे भी यहाँ पे जो है, हमने तो खैर 2-2 घंटे 3-3 घंटे किए होंगे, उन्होंने राउंड द क्लॉक काम किया है, जिसमें शकील अब्बास साहब, ताहिर शहजाद साहब, सकलैन ओन साहब, सज्जाद हुसैन साहब, इशफाक मकबूल साहब, हाफिज़ इमरान साहब, नासिर अली साहब, मलिक नदीम साहब, ये हमारे कैमरामैन जो थे कैमरे से पीछे थे। लेकिन अगर ये ना होते तो हम यहाँ से आपको कुछ भी ना बता पाते। पाकिस्तान में मीडिया के लिए खुशखबरी ये है, अगर वन साइड रिजल्ट आया तो फिर अगले कई 6 महीने में समझ नहीं करना क्या है। अब ये है कि पहले दिन से ड्रामाई तब्दीलियाँ, ड्रामा चलेगा, फिल्म चलेगी, सॉन्ग्स भी होंगे उसमें, मौला जट और नूरी नथ सब होंगे, और मुझ जैसे मार्लन ब्रांडो भी होंगे। जी सर, को जिन पे शक किया जा रहा था कि वो वन साइडेड रिजल्ट देंगे, उन्होंने, इसका मतलब है कि दखल नहीं दिया। जैसे मार्लन ब्रांडो भी हो गए। वंस अगेन पाकिस्तान आर्मी ने एक्सेप्शनल रोल प्ले किया। इलेक्शन डे वाले दिन की मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस काबिल है, अप्रिशिएट करे या ना करे, इस काबिल तो है कि वो खुशियाँ मना रहे हैं। फौज स्टे न्यूट्रल, और पाकिस्तान के सियासी मामला को आगे ले जाने के लिए ये एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है। मुझे दीजिए इलेक्शन ट्रांसमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट इलेक्शन तक इजाज़त। अब ये नहीं पता वो नेक्स्ट इलेक्शन 6 माह, 2.5 साल, 5 साल कब होगा।
इंशाल्लाह आपको ऑन द फ्रंट के रेगुलर शो से मंडे को मिलूंगा 8 बजे लाइव।